हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता की। भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता को लागू हुए 8 साल से अधिक हो चुके हैं। 2016 में भारत ने अपना पहला समग्र दिवाला कानून आईबीसी लागू किया था ताकि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुधार सके। इस कानून ने नियंत्रण को कर्जदारों से हटाकर ऋणदाताओं को दिया और समयबद्ध समाधान की प्रक्रिया को पेश किया। इसका उद्देश्य न्यायिक देरी को कम करना और ऋणदाताओं की वसूली को बेहतर बनाना था। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी के लिए अधिकतम 330 दिनों के भीतर समाधान खोजना आवश्यक है, अन्यथा वह परिसमापन यानी लिक्विडेशन में चली जाती है। दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत ऋणदाताओं को 3.89 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जिसमें स्वीकृत दावों के मुकाबले 32.8% की वसूली दर रही है। अब बात करते हैं ऋण वसूली और समाधान में IBC की स्थिति के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दिसंबर 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों की कुल वसूली का 48% हिस्सा IBC के माध्यम से हुआ। IBC के तहत प्राप्त राशि परिसमापन मूल्य से 170.1% अधिक रही। औसतन समाधान योजनाएं कॉरपोरेट डिफ़ॉल्टर्स के उचित मूल्य का 93.41% लौटा रही हैं। इसके अतिरिक्त IBBI के अनुसार 2758 कंपनियां लिक्विडेट की गई। 1276 मामलों का निपटारा अपील, पुनरावलोकन या समझौते से हुआ, जबकि 1154 मामले धारा 12A के तहत वापस लिए गए। वर्तमान में लगभग हर 5 परिसमापन की तुलना में 10 कंपनियों का समाधान यानी रिजोल्यूशंस हो रहा है। अब बात करेंगे क्रेडिट संस्कृति में बदलाव की। IBC ने देश की क्रेडिट संस्कृति को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डिफ़ॉल्टर का स्वर्ग अब ख़त्म हो गया है। NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 तक 13.78 लाख करोड़ रुपए की डिफ़ॉल्ट राशि से संबंधित 30,310 मामले दाखिले से पहले ही सुलझा लिए गए थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल NPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो मार्च 2018 में 11.2% थे, से घटकर मार्च 2024 में 2.8% हो गए हैं। इसके अलावा और भी कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जैसे बेहतर ऋण अनुशासन और गवर्नेंस। संकटग्रस्त कंपनियों के लिए ऋण की लागत 3% घटी है और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बढ़ी है। अब बात करेंगे कि इसके समक्ष क्या संरचनात्मक और कानूनी अड़चनें हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक देरी और समाधान के बाद की अनिश्चितताएं अभी भी IBC ढांचे में विश्वास को प्रभावित कर रही है। कई बार समाधान योजनाएं अनुमोदित होने के बावजूद NCLT में देरी के कारण समाधान लंबित रहते हैं। इन देरी से कानूनी विवाद या समाधान विफल होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे परिसमापन का खतरा बढ़ता है। भविष्य में नए प्रकार की दिवालिया कंपनियों जैसे स्टार्टअप्स, डिजिटल फर्म के लिए IBC की तैयारी पर भी सवाल उठते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन, कर्मचारियों के बकाया वेतन का निपटान और तकनीकी संचालन की निरंतरता जैसे व्यावसायिक पहलुओं को लेकर स्पष्टता की आवश्यकता है। IBC की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए न्यायाधिकरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्री पैकेज्ड समाधान की अनुमति देना और समाधान के बाद व्यावसायिक निर्णयों की न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। अब आखिर में बात करते हैं भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मामले में हालिया घटनाक्रम ने समाधान परिणामों की अंतिमता और इस प्रणाली की पूर्वानुमेयता को लेकर चिंताओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
किसी ऐसे लेन देन पर सवाल उठाकर जो वर्षों से पूर्ण और क्रियाशील रहा है, यह वाणिज्यिक निश्चितता के मूल सिद्धांत को अस्थिर करने का जोखिम पैदा करता है। यदि समाधान आवेदनकर्ता यह डर महसूस करे कि भारी निवेश के बाद भी न्यायिक फैसले पलटे जा सकते हैं, तो वे बोलियां लगाने में हिचकिचा सकते हैं, जिससे आईबीसी का मूल उद्देश्य ही कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए न्यायिक स्पष्टता और त्वरित निर्णय आवश्यक है। इसके साथ ही न्यायिक निगरानी और आर्थिक व्यवहारिकता के बीच संतुलन भी आवश्यक है। आईबीसी केवल एक आर्थिक कानून नहीं, बल्कि भारत की क्रेडिट प्रणाली की रीढ़ है। भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत और पूर्वानुमेय दिवालिया प्रणाली अनिवार्य है। इस कोड को बदलते समय के अनुसार विकसित होते रहना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि व्यावसायिक विवेक पर बार बार सवाल ना उठें।